घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 56 साल भारत की आजादी को हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से एक लंबा भाषण, 23 मिनट का भाषण दिया है। 6 साल लगातार भाषण देते हो गए हैं, लेकिन लाल किले में कुछ ना कुछ ताकत तो है। लगता है विक्रमादित्य की गद्दी की तरह से है। लाल किले के नीचे से जो आदमी बोलता है और जैसे ही उस प्राचीर पे चढ़ता है, सब भूल जाता है। उसको भारत याद आता है, 100 करोड़ का देश याद आता है, भारत का नक्शा याद आता है, लोग याद आते हैं, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव जो मन में किसी के रहता हो, वो सब बदल जाता है। भारतमय हो जाता है प्रधानमंत्री, और अटल बिहारी वाजपेयी भी उससे दीगर नहीं रहे। 23 मिनट के छोटे से भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई संकेत दिए हैं। ये संकेत क्या है? हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रशंसक हैं वो उनको एक वक्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन जब भी अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले की प्राचीर से बोले हैं तो वो वाचक हो जाते हैं। शायद हर प्रधानमंत्री की मजबूरी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। बहरहाल हमारे मेहमान इस पर टिप्पणी करेंगे कि वास्तव में भाषण का क्या अर्थ है और भाषण को किस तरह से राजनीतिक रूप से लेना चाहिए, और पूरी दुनिया और पड़ोसी देशों के मामले को लेकर के भी क्या संदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। आज इसका विश्लेषण हमारे 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे बीच में हैं। हम उनका परिचय कराते हैं आपसे। हमारे बीच में हैं रामविलास पासवान हैं, जो कि सांसद हैं, बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। रामविलास जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एडवार्डो फेरेरो हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत नेता, सांसद। फेरेरो साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और CP ठाकुर साहब हैं हमारे बीच में, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तर पूर्व राज्य एवं लघु उद्योग के मंत्री हैं। ठाकुर साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ठाकुर साहब पे छोड़ते हैं जवाब देने का काम, रामविलास जी से शुरू करते हैं बातचीत। रामविलास जी, आप बताएं, आज के भाषण में आपको टोटलिटी में, सिलसिलेवार ढंग से हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर मैं 23 मिनट के भाषण पर टिप्पणी करने को कहूँ तो आपको क्या लगता है, क्या भाषण का लब्बो-लुभाव क्या है? नहीं, इसमें कोई नई बात क्या थी। जो भाषण, एक बात तो सही है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने का ये 6ठा लाल किला के ऊपर से भाषण था, और ये भी है कि अटल जी का अपना एक व्यक्तित्व रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छे वक्ता हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 6 साल जो लगातार इन्होंने लाल किला के ऊपर से कहा, तो कम से कम 6 मिनट में ये भी कहना चाहिए था कि प्रथम साल में हमने जनता के सामने में क्या वादा किया, दूसरे साल में क्या वादा किया, और उसमें कितना हमने पूरा किया। अब हर साल एक नया आप स्लोगन देते चलें, और पहला का काम का हम देश की जनता आज सुनना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री ने कहा था पिछले बार कि हम साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और ये पिछले 4 साल 5 साल से दोहराते आ रहे थे। इस बार वो क्यों चूक गए? उनको बतलाना चाहिए था कि 5 साल जो हमने रोजगार का वादा किया था, तो 5 साल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी पिछले दिन पार्लियामेंट में जब प्रश्न का जवाब आया, तो जवाब, हमारे ही प्रश्न के जवाब में कहा गया कि 43 लाख लोगों को रूरल एम्प्लॉयमेंट 5 साल में दिया गया है। तो मेन जो देश की समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। बाकी ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, तो हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान होकर के आए हैं, वो तो एक नेशनल पॉलिसी है, कोई पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मेरे जैसे लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि जो हमारा फॉरेन पॉलिसी हो, जो हमारा डिफेंस पॉलिसी है, वो नेशनल पॉलिसी होना चाहिए, और रहा भी है, वो कोई पार्टी का नहीं है। लेकिन मेन जो लोगों का है, गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा से कितने लोग थे पिछले 5 साल में, गरीबी की रेखा से
कितने लोग क्या कहते हैं कि ऊपर आए, हिंसा नहीं हो। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने हिंसा को नकारने का काम किया है और उन्होंने कहा कि धर्म जो है, धर्म के आड़ में किसी को राजनीति करने का या हिंसा फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है। उस पर प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री का क्या है। तो जो मेन जो इशूज हैं लोगों को जो हर्ट कर रहा है, वो हर्ट आज कर रहा है बेरोजगारी। लोगों को सबसे ज़्यादा पिंच कर रहा है कि जो धर्म के नाम पर, जो धर्म एक दिया के समान होना चाहिए, उससे जो घर में आग लगाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आज 15 अगस्त का मामला है। आज भी तोगरिया साहब पटना में जा रहे थे, वहाँ से उनको क्या कहते हैं कि वापिस क्या कहते हैं करना पड़ा। तो ये कौन से तत्व हैं जो तत्व देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री सिर्फ उपदेशक बने, वाचक बने कि हमारी मानसा ये है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो लोग, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द जो सरकार है, सरकार का हेड है, तो प्रधानमंत्री से लोग जानना चाहता है दोनों चीज़ कि जो 6 साल बिता है उस 6 साल में आपने क्या वादा किया और उस वादा को आपने कितना पूरा किया, और फिर भविष्य में आपका क्या संकल्प है। जी फिलहाल साहब आप बताएं। Well, this is the greatest opportunity in the year that any prime minister gets to communicate with the nation. On the 15th of August, from the ramparts of Red Fort, is where the whole country listens attentively to this one occasion of the prime minister. And this is an opportunity for any prime minister to say what he has got to say, new initiatives. Obviously, this was also incidentally the shortest speech by any prime minister in the history of independent India. Obviously, I'm sorry to say, prime minister could not come with any new initiative. He almost said that he had nothing to say. Now, I must point out here, my colleague here has mentioned about the Indo-Pakistan relation. For the first time in 13 years, it went on peacefully. Today's celebrations of Independence Day went on peacefully in Srinagar with a lot of support from the people. There was not the usual bandobast was not there. There is a change in the situation in Kashmir. Yes. And the Prime Minister must come with a new initiative. And he must point out to General Musharraf what President Musharraf told the delegation, that you must you must make him accountable for his words. He must take up seize the initiative. Prime Minister has not done that. Economy is in very bad shape. Unemployment is growing because of the WTO. Agriculture, farmers are committing suicide, and small scale industries now, because of this liberalization and this global competition, are dying. And therefore there is overall economic suffering of the people. There is a political mess, as has been pointed out here by the extremist elements in the ruling party. And the Prime Minister has not been able to counter this with any positive initiative and give an impetus to the nation, which he could have done and should have done. देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज जो उन्होंने भाषण दिया, ये बहुत ही अच्छा भाषण दिया उन्होंने हमारे साथी रामविलास जी और इन्होंने इकोनॉमी की बात की है। तो भारतवर्ष का इकोनॉमी जो अभाव का इकोनॉमी था वो सरप्लस का इकोनॉमी हो गया। ये भी एक भारतवर्ष ऐसे बड़ा देश के लिए जो जिसकी आबादी 1 अरब से अब अधिक हो गई है, उसके लिए बड़ा भारी ये अचीवमेंट है। आपका रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपका बढ़ रहा है, और आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ उतना आज तक इसके पहले कभी नहीं हुआ। अब कोई न टेलीफोन के लिए न गैस के लिए, इस सब के लिए किसी को लाइन नहीं लगाना है। और उन्होंने जो 1 करोड़ रोज़गार देने का, रोज़गार सृजन करने की बात जो उठी है, वो एक्चुअली है कि आप स्वरोजगार में 1 करोड़ आदमी को लगाना है। और जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इन्होंने कहा फ्लोरिडा साहब ने कि WTO के ज़माने में के चलते मर रहा है। ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, पहले से लगता था कि WTO के चलते गड़बड़ हो जाएगा, और WTO तो सरकार तो कोई एक सरकार कभी नहीं होती है, सरकार हमेशा बनी रहती है, कंटिन्यूटी होता है। तो पहले की सरकार ने WTO पर साइन किया, उस वक्त फ्लोरिडा साहब की सरकार थी जो WTO पर साइन कर दिया। जब साइन कर दिया तो ये लाजमी हो जाता है दूसरी सरकार को कि हम जो पहला सरकार का जो कमिटमेंट है, हमारा कुछ चीज़ है जो फॉरेन पॉलिसी है, ये सब जो है सो एक कंटिन्यूटी में चलता है। तो WTO में हम लोग कंटिन्यूटी में अभी भी चल रहे हैं, और WTO से कुछ कष्ट है
तो कुछ फायदा भी हुआ है क्या? नहीं, WTO डिस्कस नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, उसके चलते हम बता रहे हैं हम ना, लोग जैसे हम लोग इन्होंने- जो बात कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने नहीं, जो फोकस किया, इन्होंने जब फोकस किया रोजगार का WTO के चलते स्मॉल स्केल पर जो किया है, जी। तो अब उसमें जो सेफगार्ड्स लेने हैं, इसको कैसे सरकमवेंट करेंगे, कैसे हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार हम लोगों को जो देना है सो ग्रामीण उद्योग के माध्यम से, स्मॉल स्केल के माध्यम से। क्या है कि अब जो मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री है उसमें अब रोजगार बढ़ने वाला नहीं है, वो तो मशीन बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। ठाकुर साहब, जी। मुझे पासवान जी ने कहा जी। लेकिन 1994 के बाद इस देश में ना तो लोकसभा में कोई बेरोजगारी का आंकड़ा बताया गया है और न पिछले 5 साल से बजट जो आप पेश कर रहे हैं उसमें बेरोजगारी का आंकड़ा है। तो कम से कम इतना तो निहित होना चाहिए था कि इस भाषण में ये कहते कि जहां उन्होंने ये बताया कि 30 साल की उम्र तक के 60 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, तो कम से नौजवान कम वहां ये भी बता कम देते उम्र के, हाँ, कि 100 करोड़ के देश में 10 करोड़ बेरोजगार है या 12 करोड़ बेरोजगार है, तो कम से कम देश को पता तो चल जाता कि कितने बेरोजगार है, कितने। बेरोजगारी का आंकड़ा तो अब लोग लेगा ही, लेते रहता है जी। बराबर, लेकिन बेरोजगारी जो है सो सरकार के यहाँ तो बेरोजगारी जरूर, जो ऑर्गेनाइज जॉब है उसमें काम का सृजन अब कम होगा। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो इंडस्ट्री है, उसी में होना है। देखिए 44 करोड़ लोग हाँ, टोटल हैं, जो कि लगभग 30 करोड़ के जी, करीब लोग जी, जी, अनऑर्गेनाइज जी, सेक्टर में हैं, हाँ। कुछ 4 करोड़ के करीब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, बाकी लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज ना Organized एम्प्लॉयड ना, है नहीं, लेकिन ना ऑर्गेनाइज में है organized ना अनऑर्गेनाइज में है। तो टोटल देश 100 करोड़ देश की आबादी के 40 करोड़ लोग टोटल कामकाजी हैं। 60 करोड़ लोग पॉपुलेशन जिनमें 30 करोड़ लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम का नॉन वर्किंग है, और बाकी महिलाओं का क्षेत्र लगा दीजिए। तो कम से कम ये तो बताइए ना इस देश में कि 100 करोड़ आबादी में से देश की 10% आबादी जो है बेरोजगार है। देखिए, ऐसे चूंकि आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कितना परसेंट बेरोजगार है, लेकिन उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार लोग हैं उसको किस माध्यम से रोजगार हम दें। इसीलिए सब कठिनाई के बावजूद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर जोर दिया जा रहा है। इस सरकार का जोर उसी पर है कि उसके माध्यम से रोजगार का सृजन अधिक होगा। बिल्कुल मंत्री जी, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के बाद पासवान जी छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हमारे पास समय है और विस्तार से बातचीत करेंगे हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री के शब्दों में ही कि कश्मीर पर और पाकिस्तान पर उन्होंने खुद क्या कहा है और उसके बाद हमारे मेहमानों की टिप्पणी। छोटे से ब्रेक के बाद। इक्कीस
घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारत का 56वां स्वतंत्रता दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है देश के सामने, और जो संदेश है वो सबने सुना है, उसके अंदर निहित अर्थ क्या है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत में शामिल हैं रामविलास पासवान जी, एडुआर्डो फिलेरो जी और सीपी ठाकुर जी। विलास जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बढ़ा है? आपने सारा का सारा पब्लिक अंडरटेकिंग को बेचने का बीमा उठा लिया है, 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जा चुकी है। ये तो आसान चीज है कि हम घर को बेच लें और सूट बूट खरीद लें, तो 30,000 करोड़ रुपया आपने बेच लिया, 30-40,000 करोड़ रुपया का संपत्ति बेच करके आप कह रहे हैं कि हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस वे, आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तभी तो एक्सप्रेस हाईवे चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये 40,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? ये पब्लिक अंडरटेकिंग थे, इसमें लोगों को रोजगार मिलता था, अब वो आपने दे दिया है, प्राइवेट वालों को दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम दलित आदिवासी के लिए कमिटेड हैं। क्या कमिटेड हैं? जहां उनको रिजर्वेशन मिलता था, आप रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं कि दलित को भी मिले, आदिवासी को भी मिले, बैकवर्ड को भी मिले, ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी मिले। हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगा तो रोजगार कहां से मिलेगा? तो इसलिए जो इन्होंने कहा, देखिए इस सरकार का तो दृष्टिकोण ही बदल रहा है ना, मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि सरकार नौकरी के क्लचेस से निकालना चाह रही है आम आदमी को। हाँ, तब किस वो कह रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करिए, खेती में जाइए। और दूसरी बात, एक बात आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की रामविलास जी, जो 40,000 करोड़ रुपया आ रहा है वो बजटीय घाटा पूरा करने में, ये उनकी इकोनॉमिकल मिस्टेक है। बजटीय घाटा पूरा करने में राष्ट्र की संपत्ति की बेचे हुए धन को नहीं रखना चाहिए, ये तो इकोनॉमिकल मिस्टेक है। नहीं, हम बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को बताया जाता, मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे कि देखो, देश में यदि बेरोजगारी पैदा हो तो तुम कुछ मत करो, कुआं को खुदवाओ, कुआं को भरवाओ। एक समय में वो लक्ष्य था, और आज लक्ष्य हो रहा है कि बेरोजगारी इतना पैदा कर। फिलहाल साहब, एक इशारा बड़ा जबरदस्त आपकी पार्टी की तरफ अटल जी ने किया कि पिछले लगभग 56 साल में 11 किलोमीटर सड़क हर साल बनती थी, और हम लोग 11 किलोमीटर सड़क हर रोज बना रहे हैं। Why it happened? You see, our Prime Minister, there is no doubt, he's a great orator. You see, but sometimes facts don't help. Facts don't help. Now, Prime Minister has also been saying every year we are creating 1 crore jobs. Where are the jobs? Who is getting the jobs? Where are these roads? Nobody can see them. Nobody can. These roads तो चतुर्भुजीय चतुर्कोण बन ही रहा है सब जगह। एक बात, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, सीपी ठाकुर जी से, कि बिहार देश से बाहर तो नहीं है? बिहार के गांव में रोड बन रहा है क्या? नहीं, देखिए बिहार का नहीं बन रहा है। बिहार का प्रश्न इन्होंने उठाया है, तो बिहार में अंत में बिहार की सरकार जब बनाने के लिए राजी नहीं हुई तो हम लोग उसमें मीटिंग में रामविलास जी नहीं आए हुए थे, राष्ट्रपति जी ने भी बिहार के विकास पर एक मीटिंग ली, और हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को फोर्स किया कि भाई एक कोई सेंट्रल एजेंसी के तहत रोड बनवाइए। सब जगह बन रहा है, बिहार में नहीं बन रहा है। एक बात रामविलास जी, हम लोग चले, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को दोस्ती के रास्ते पर चलने की दावत देते हुए वाजपेयी ने बेंगलोर में दिल का सफल ऑपरेशन कराकर लौटी बच्ची नूर का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि नूर को भारत में जो प्यार मिला पाकिस्तान उससे समझे, और जम्मू कश्मीर का अगले महीने दौरा करने की बात की। लेकिन अगर हम जमाली के भाषण को देखें, जो कि मेरे पास है, और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को देखें, पाकिस्तान वाले मुद्दे को जो उन्होंने चर्चा की, आपको लगता नहीं कि दोनों देशों के हाथों में कुछ है नहीं? अगर हम देखें, खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण देखें तो पता चले, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। प्यार मिला, उसमें एक ऐसा पैगाम है जिसे पाकिस्तान के हमारे दोस्त समझें। दोनों देशों के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पाकिस्तान को भारत के साथ अमन के रास्ते पर चलने के लिए दावत देता हूं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ जरूर है, कहीं कहीं सुरंग भी बिछी हैं, लेकिन जब हम साथ चलने लगेंगे तो रुकावटें हटने लगेंगी। मैं कुछ महीने पहले श्रीनगर गया था, इस महीने के अंत में फिर वहां जाऊंगा। वहां की फिजा बदल रही है। पिछले साल इसी लाल किले से मैंने जब ऐलान किया था कि राज्य में चुनाव वक्त पर होंगे और वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होंगे, तो सबको भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया।
स्वतंत्र चुनाव ने इस बात को फिर एक बार साबित कर दिया है कि कश्मीर की जनता ने सीमा पार से आतंकवाद को ठुकरा दिया है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोग लोकतंत्र चाहते हैं, वे अमन चाहते हैं, अपनी जिंदगी की खुशहाली को देखना पसंद करते हैं। जो लोग कश्मीर के बारे में बोलते हुए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करते हैं, वे भारत को दूसरी बार सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं, उन्हें इसमें सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस साल 1 लाख से ज्यादा सैलानी कश्मीर गए। अमरनाथ की यात्रा में भारी भीड़ रही। हिंदुस्तान के अन्य सूबों से 6000 विद्यार्थी आज कश्मीर घाटी में पढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह जम्मू और कश्मीर में भी मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की जाएगी। पासवान जी, आप बताएं मुझे, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, खासतौर से मुशर्रफ के बारे में जो टिप्पणी की है, क्या वो उचित है? देखिए, मैं बतलाता हूँ, मैं तो अभी पाकिस्तान से होकर के आया हूँ। मैंने जब मुशर्रफ साहब का से मिला और उनका भाषण, उनका वक्तव्य सुना, और जो मैंने सुना जमाली साहब का लाल किला के ऊपर, मैं कल वहाँ था, कल उनका स्वतंत्रता दिवस था। जी। और मैं जानबूझ के वहाँ रुक गया था सुनने के लिए। मुझको इनके भाषण में उनके भाषण में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ा। जो बात ये कर रहे हैं वही बात वो कर रहे हैं, समझने के। और जब हम लोग तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिसमें बीजेपी के भी हमारे पुंछ साहब थे, और भी क्या कहते हैं कि बीपी सिंह थे, तो बीजेपी के भी मेंबर्स थे, तो सब लोग सेटिस्फाइड थे जब वो बोल रहे थे मुशर्रफ साहब कि साहब क्या कहते हैं कि बतलाइए, मैं तो 2 कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। पुरानी चीज़ों को लेकर के हम खुटागारे रहेंगे कि भारत कहेगा कि नहीं, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और हम कहेंगे वो डिस्प्यूटेड है, तो मामला कैसे बढ़ेगा। हम भी एक कदम चलें, वो भी एक कदम चलें, और छोटी छोटी बातें जो है ये क्या कहते हैं कि उसका निपटारा भी क्या कहते हैं कि होते जाए। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत में कहीं कोई दोनों जो राजनेता हैं कोई अंतर नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि वहां से आतंकवाद बंद होना चाहिए और आतंकवाद वहां से चल रहा है, तो प्रधानमंत्री इस बात पे गंभीर है। कम से कम मुशर्रफ ने कभी, अब देखिए, मुशर्रफ साहब ने हमेशा ये कहा। एक मिनट, जो बात इन्होंने कहा हम लोगों ने भी वही बात उनसे कहा जी। उनका कहना है कि साहब आतंकवाद सीमा पार भी होता है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं आतंकवाद यहाँ फैला रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का, मैंने पहले ही कहा कि जो विदेश नीति है, कश्मीर की नीति है, वो सारे देश की नीति है, और हम सब लोग प्रधानमंत्री के साथ में हैं। इसमें कहीं दो बात नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही शिकायत है कि ये सरकार एक जीभ से बोले। दिक्कत होता है कि प्रधानमंत्री पहले दिन बोलते हैं कि हम कश्मीर की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है हम दोनों दोस्त बन करके रहना चाहते हैं, और हम दोस्ती का हाथ बिना शर्त मिला रहे हैं। दूसरे दिन से दूसरा कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनका बयान आ जाता है कि नहीं, जब तक ये आतंकवाद बंद नहीं होगा हमारी बातचीत क्या कहते हैं शुरू नहीं होगी। तीसरा कहता है कि यात्रा रद्द करो। तो कौन लीडर है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक होता है पॉलिसी, एक होती है स्ट्रेटेजी। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, उनकी भी पॉलिसी यही है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से वहां जाएं, जनता का संबंध दिल से होता है और सरकार का संबंध दिमाग से होता है जी। तो दिल जो है, दोनों देश की जनता, इसमें दो मत नहीं है कि हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है। ये भी तक है कि जितनी इकोनॉमी हमारी खराब हो रही है उससे ज्यादा तो उनकी खराब। उसके कारण पाकिस्तान का, चूंकि पाकिस्तान की आबादी 14 करोड़ है और हमारी करोड़ 1 अरब 4 करोड़ है, तो हमसे ज्यादा उनको परेशानी है। तो इसलिए इकोनॉमी दोनों खराब हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि कश्मीर में कोई सोना या हीरा नहीं उगल रहा है कि कश्मीर उनको चला जाएगा तो कोई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैंने ये भी कहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है इतना ही सिर्फ कि इस मामले में कहां दो मत है। मामला सिर्फ इतना ही है कि हम जो भी बात करना हो, हम टेबल पर जाकर के अपने बात को रखने का काम करें, और जो बातचीत रखने का काम करें तो हर मिनिस्टर भारत सरकार का और हर व्यक्ति एक ही जुबान में बोले, अलग अलग जुबान में नहीं बोले। यहां ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो है अलग दिमाग है
और अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इनके जो 2 नंबर के मंत्री हैं, 3 नंबर के मंत्री हैं, 4 नंबर के मंत्री हैं, उनका अलग अलग अपना एजेंडा है। ये यहाँ फिलहाल साहब से पूछते हैं। There are two facts that I would like to point out first. Number one is that now there is an upswing in goodwill in both countries. You see, people in both countries, including opinion makers, including parliamentarians, want that both countries should have very good relations and normal relations. That is point number one. Point number two is, according to the chief of the army himself, terrorism, cross-border terrorism has decreased by about 30 to 40%. As a matter of fact, today in Srinagar, you see the celebrations went on very peacefully for the first time in more than 1 decade. That is the facts. Now, what else is happening? Why this situation is not improving at the level of government? Because, in my view, as I see it, in both the countries, there are extremist elements who have a vested interest in keeping this tension. And now, much more now, you see, terrorism is an election issue. Elections are coming near. And therefore, it's necessary for some people to keep up this tension and to keep up this question of terrorism and this tension, and to see that situation does not normalize. It's an advantage for elections. I don't agree with Mr. Falero that it is an election issue and terrorism will help any party. Actually, all political parties in India, they believe that terrorism should end. And that is very important because innocent people are killed. And I think that since Mr. Atal Bihari Vajpayee has taken over as a Prime Minister, he always tried to be friendly with Pakistan, how the problem is solved, that he tried from his own side, he went there, he called the President of Pakistan here. So I think there is a genuine feeling of Mr. Vajpayee, and the leader at present of India government is one, that is Mr. Atal Bihari Vajpayee. He thinks in that term, he will also act in the term, but because the problems are so complicated that it will take time to be solved. जी, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, खास तौर से उस मुद्दे की जहां के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर लोग दूसरी बार बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्यूटी इट्स माय हेयर। क्या आप जानना चाहते हैं? सोया प्रोटीन पतले बालों के लिए, हिना तुलसी कमजोर जड़ों के लिए, लेमन चिपकते बालों के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। धीम तान तन दिन धीम तान तन दिन धीम तान तन दिन दिन धीम तान तन दिन धीम तान तन दिन धीम तान तन दिन दिन Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. It's time for a renaissance. The
Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारत का 56वां स्वतंत्रता दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण, हम उसी के भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं। बातचीत में शामिल है रामविलास पासवान जी, एडवार्डो फिलेरो साहब और सीपी ठाकुर जी। हम लोग ठाकुर साहब के पास चलते हैं। ठाकुर साहब, प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो निशाने एक ही सेंटेंस में कहे हैं। मैं उस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का अगला माह फिर से दौरा करने की घोषणा करते हुए वाजपेयी ने कहा कि कश्मीर में आत्मनिर्णय की बात करने वाले लोग देश की सांप्रदायिकता के आधार पर दूसरी बार बांटना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की कि इन प्रयासों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो कश्मीर का रेफरेंस देते हुए सांप्रदायिकता पे आ जाना और किन लोगों की तरफ उनका इशारा है और किन की तरफ अटल बिहारी वाजपेयी इशारा करना चाहते हैं? देखिए, इस तरफ जो भी आदमी इस तरह की बात उठाता है तो प्रधानमंत्री आज पहली बार इस चीज़ को नहीं बोले। वो पार्लियामेंट में भी इस पर एक दो बार तीन बार भी वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक, बहुत ही इम्फेसिस के साथ उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा फिर नहीं हो सकता है और सब धर्म के लोग को इस देश में रहना है। और इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। जब भी भाषण उनका होता है तो सेक्युलरिज्म और देश की बात बराबर करते हैं, इसलिए वो उसमें वो इस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। जी, yeah, what is necessary now if we are going to move ahead? No. What I want to know from you, Mr. Filero, that Atal Bihari Vajpayee is speaking the communalism about this is Sampradayikta, the people who are spreading it. He says we will not allow to divide this country again. When he is saying, and the signal is on different side, people are thinking on the reverse way. When he is saying, what does it mean? What does it mean? To whom he is pointing? He is pointing to Congress party, it means. Congress party, he is the party that has really kept this country together. Whatever you may say against Congress party, if you don't like it, one thing you cannot say, that Congress has not upheld and maintained the secular character of this country. Where are the communalists? All of us know. Just today, you see a man was thrown out of Bihar and now is going to be indicted for treason. You see, Prime Minister, before you should, if he has the courage, and I'm sure he has the ability, he is a statesman, he should take action against Bajrang Dal and VHP, who are really indulging in the worst type of divisive politics and destroying this country. देखिए, मेरा जो अनुभव रहा सरकार में और सरकार के बाद, मैं प्रधानमंत्री के इंटेंशन के संबंध में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री आरएसएस और जो सांप्रदायिक तत्व हैं उसमें कैद हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। प्रधानमंत्री चाहते भी हैं, चाह करके भी ये सांप्रदायिक ताकत से नहीं निकल सकते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री को हिम्मत करना चाहिए। कभी कभी वो हिम्मत करते हैं, बोलते हैं कि मैं आवश्यकता पड़ा तो मैं गद्दी को छोड़ दूंगा, कुर्सी को छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। वो किससे परेशान होकर बोलते हैं? वो परेशान होकर के इन्हीं तत्वों से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो नेशनल लीडर नहीं हैं, सब इनके इंटरनेशनल लीडर हैं। ये तो प्रधानमंत्री तो नेशनल लीडर है ना, अपने को नेशनल है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनके क्या कहते हैं कि है, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य मैं समझता हूं कि हेल्पलेसनेस, बेबस का परिचय है कि साहब क्या कहते हैं कि देश को क्या कहते हैं कि बंटने नहीं दिया जाए। कौन बांटेगा देश को? किसकी हिम्मत है? कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, कोई भी सांप्रदायिक आदमी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको भारत के संविधान को लागू करना पड़ेगा और भारत के संविधान के पहले नंबर में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, उसका कसम हम खाते हैं। इसलिए इस बात को तो दिमाग से कभी निकाल देना चाहिए कि ये देश का कोई बंटवारा करेगा, जो देश का बंटवारा करने आएगा उसका कितना टुकड़ा कर देगी देश की जनता, उसको आभास होना चाहिए। पासवान जी, बहुत बढ़िया बात नहीं आपने, लेकिन मैं एक लाइन और भी कहना चाहता हूं। जहां तक कश्मीर का सवाल है, इस मामले में भी दो मत नहीं रहना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर में रेफरेंडम की बात करना ये बेईमानी है, वो भी बेईमानी है। इसलिए हम दोनों चीज को साफ करना चाहते हैं कि चाहे बाहरी ताकत देश को तोड़ने की कोशिश करे या देश के अंदर में ताकत हिंसा का सहारा लेकर के सांप्रदायिकता के आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश करे, ये दोनों स्तर पर देश की जनता एक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एंड देयर शुड नॉट बी पार्टी पॉलिटिक्स। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों को साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए तो बधाई दी जानी चाहिए आपको कम से कम।
लेकिन आप ठाकुर साहब मुझको एक बात बताइए, आम आदमी मेरे जैसा जो मतदाता है और प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़े स्टेट्समैन के रूप में देखता है, आज इस लाल किले के भाषण से, खास तौर से 6वां भाषण था उनका, पूरा देश उम्मीद कर रहा था अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इस साल भी 5 राज्यों के चुनाव हैं, कि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश को ये बताएंगे कि इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है, इस देश की ग्लोबल पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। क्योंकि ये लाल किले का भाषण, खासतौर से जब से टेलीविजन नेटवर्क आए हैं, एक संवाद स्थापित करने का, जैसे फिलेरो साहब ने कहा, बहुत बढ़िया मौका था। तो ये मौका क्यों खोया? मुझे इंटरनल बात समझ में नहीं आ रही। 40 मिनट के भाषण के बजाय 23 मिनट का भाषण, और यहाँ तो एक घंटा 10 मिनट, एक घंटा 10 चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री 40 मिनट भाषण दिए। तो ये बात नहीं, ये बात हमको समझाएं, क्योंकि ये बात नहीं गले उतर रही है। वो तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये है कि उन्होंने सूत्र की तरह करीब करीब सभी विषयों को टच किया इसमें, और इंडिकेट किया कि क्या हम करने जाएंगे, कैसे हम बढ़ रहे हैं, बढ़े हैं कैसे और कैसे बढ़ेंगे। उसका आंकड़ा नहीं दे करके उसका जनरल प्रिंसिपल को इनंसिएट किया इस भाषण। नहीं, पर आप, मुझे जो फीडबैक थोड़ा सा मिला है एज ए रिपोर्टर होने के नाते, कि अटल जी पे कुछ अब की बार भाषण लिखते वक्त अफसरशाही ज्यादा टाइट हो गई, और अफसरशाही ने थोड़ा सा भाषण को ब्रीफ करा दिया पहले के मुकाबले, कि इस चुनाव के साल में अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग अलग अर्थ निकालेंगे और उसका ज्यादा इंटरप्रिटेशन होगा। तो इंटरप्रिटेशन लायक भाषण ही नहीं दो तो आपका लोग इंटरप्रिटेशन कहाँ से करेंगे? नहीं, इन्होंने तो इंडिकेशन दिया है करीब करीब, जिस सारी दिशाओं में इंडिकेशन दिया है कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, किधर अर्थव्यवस्था जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में कुछ बात उन्होंने की है, फॉरेन पॉलिसी से शुरू किया है उन्होंने, आज शुरू किया है फॉरेन पॉलिसी, और उसके बाद घरेलू सारी बातों की के तरफ इंगित किया है। डिटेल्स इस बार उतना नहीं है, आंकड़े नहीं है। जैसे मेडिकल में उन्होंने कहा कि 6 हम अस्पताल खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल विभिन्न भागों में खोलेंगे, इस पर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की है, तो सारी बात उन्होंने की है, लेकिन आप शायद सोचते हैं कि इसमें और डिटेल्स रहना चाहिए। ये डिटेल्स नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलता, फिलेरो साहब, यू विल एग्री विद मी, पीपल ऑफ इंडिया वांट टू लिसन मोर हिज प्राइम मिनिस्टर, पर्टिकुलरली ऑन 15 अगस्त। मुझे याद है इंदिरा गांधी बोलती थी या जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, तो लगातार लोग विस्तार से लोगों को संवाद स्थापित किया जाता था, और लोगों के मानस में ये बताया जाता था कि ये देश कम से कम कहाँ जा रहा है और 6 साल में मैंने क्या किया है। It was an opportunity. Totally. The only thing that the Prime Minister said that is that garden in that near that Red Fort will now be called 15th August Garden. That is the only thing that came out of this speech. Now, what the speech shows is despondency of the Prime Minister. Prime Minister has lacked confidence. Prime Minister does know where this country is going, and he is not happy about it. Nor are we happy about it. No, he is not unhappy. He is very sure that economy is improving, economy is going in the right direction. He is very sure that what about corruption? Indo-Pakistan relation will improve. He is very sure that Kashmir cannot be divided. No, he has said. देखिए, मेरा एक ही बात कहना है कि सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बड़ों की आज्ञा मानो, सब मनुष्य बराबर हैं। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें आप यदि बार-बार कहते रहिए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ठीक है। सबसे फर्क तो तब पड़ता है कि जब आप इंडिविजुअल पर करप्शन का मुद्दा है। आज ये करप्शन के मामले में तो देखिए, मैं आपको बता दूं रामविलास जी, उन्होंने कहा बड़ी सीधी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अपने को उन्होंने काफी समय से लंबित लोकपाल विधेयक को कानून बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 50 साल लगेगा, 50 साल लगेगा भाई साहब। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा जाएगा। कैबिनेट में जब बातचीत चलती है, रहे होंगे ये, उस समय में ये होता होगा कि प्रधानमंत्री को रखा जाए कि नहीं रखा जाए। अब तो हो गया रामविलास जी, कुछ लोग कहते होंगे कि रखा जाए, बिल में रखा गया, इस सेंस के साथ में कि जब पार्लियामेंट में आएगा इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। अब स्टैंडिंग कमेटी में जाकर के डंप हो जाएगा, फिर उसके बाद नई सरकार आएगी कोई, फिर वो नई सरकार कहेगा इसमें ये लिखना है, हम नए ढंग से लाते हैं। ये तो पिछले 25 साल से चल रहा है लोकपाल विधेयक, इससे भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। कौन कह रहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं? नहीं, नहीं, आप महसूस नहीं करते कि लोकायुक्त बनना चाहिए? बनना चाहिए, लोकायुक्त बनना चाहिए, लोकपाल भी बनना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, काटेगा खटमल तो मारिएगा शेर को।
जब the Lokpal bill, same thing the Prime Minister has said, the very same thing about Lokpal bill 3 years ago. Yes. They keep on repeating the same thing, recycling the same platitudes. देखिए लोकपाल बिल तो है, इस बार उन्होंने अपने से कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें रखना चाहिए। नहीं, अब तो कहा चाहिए, ये नहीं हुआ कि अभी करने जा रहे हैं हम लोग। नहीं करने जा रहे हैं, रखाया है। चलिए हम लोग एक ग्राफिक की मदद से देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। एक मिनट पासवान जी, हम लोग एक ग्राफिक की मदद से देख रहे हैं, टोटलिटी में 8 बातें कही हैं, उन पर विश्लेषण करेंगे। देखें, वर्ष 2008 तक चंद्रमा पर मानव युक्त यान भेजा जाएगा। इसे चंद्रयान प्रथम का नाम दिया गया है। वर्ष 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करना है। 2 नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर राज्य के सहयोग से इस वर्ष के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन सेवा जल्द ही चालू होगी। संसद में काफी समय से लंबित लोकपाल विधेयक को कानून बनाया जाएगा। इसके दायरे में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अगले 3 वर्षों में पिछड़े राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के 6 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन शीघ्र किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसी वर्ष तक 2.5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मंत्री जी, ठाकुर साहब, मुझको ये बताइए कि 2020 तक जो समस्या आएगी उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। एक तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 104 करोड़ से हम लोग 120 करोड़ हो जाएंगे। दिल्ली की शहर की आबादी जो इस समय 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, हम लोग 3 करोड़ हो जाएंगे। हमारी क्या ज़रूरतें होंगी, हमको पानी, बिजली और राशन तीनों की दिक्कत होगी, वो कैसे पैदा होगा। चलिए 2020 तक तो ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये बात दीगर है। लेकिन अगर हम इस पे भी आ जाएं कि जो बात कर रहे हैं नदियों को जोड़ने की, बनाने की महत्वाकांक्षा, उसका क्या खाका है, क्या तस्वीर है, कैसे जुड़ेगी, उससे एनवायरमेंटल से जुड़े सवाल है, लोगों की राय आ चुकी है। ये सब ऐसे गंभीर मामले, इन योजनाओं को सुन के तो लगता है कि ये योजनाएं या तो किसी ने धम से प्रधानमंत्री को दे दी हैं कि आप इनको अनाउंस कर देना, बाद में देखेंगे, अभी तो चुनाव का ये जो लिंकिंग ऑफ द रिवर्स है, नदी को जोड़ने की जो योजना है, बहुत दिनों से ये भी बात चल रही थी कि इसको जोड़ा जाए। अब इसका शेप करीब करीब लिया है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के जो पहले हमारे साथी थे, वो इस पर काम कर रहे हैं और काम करके काम इस पर अब शुरू होगा। इसमें इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमारे देश के कुछ भाग में पानी इतना ज़्यादा है कि पानी से हर साल तबाही होती है जी। और कुछ भाग में पानी नहीं है, तो इसको कैसे वो पानी को दूसरे भाग में हम पहुंचाया जाए, वहाँ के बाढ़ को हम कैसे बचावें और यहाँ के सुखाड़ को हम कैसे रोकें, और पानी का जो प्रॉब्लम होगा 2020 और उसके बाद में, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो योजना बहुत फॉर्चून मैगजीन ने लिखा है कि दुनिया में पानी का व्यापार आने वाले दशक में $10 ट्रिलियन का हो जाएगा। होगा, 10 ट्रिलियन का हो जाएगा जी। तो उस हिसाब से अगर हम इस योजना को देखें तो इस योजना का कम से कम आज के दिन पूरे देश को ये बताना चाहिए था कौन सी नदी कहाँ से मिलेगी, कहाँ जाएगी, कितना वो तो डिटेल्स में फिर इस पर योजना पर तो फिर मीटिंग भी होने जा रही है। प्रधानमंत्री उस मीटिंग को लेंगे, सारे राज्य की बैठक होगी और ये इसका डिटेल्स तुरंत हाल ही में होने वाली, तो इसमें दिया जाएगा जी। या ये डिटेल्स इस योजना का वर्कआउट। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की बात की, उस पर टिप्पणी। भाई देखिए, इस देश में 67% आबादी अभी भी खेती पर निर्भर करती है। एक टिप्पणी नहीं है। ठीक है, खाद आपके भंडार भरे हुए हैं। अभी रामविलास पासवान जी ब्रेक में बता रहे थे कि लोग भूख से मर रहे हैं, भंडार भरे हुए हैं। फिलौरी जी, आप बताएं मुझे, ये जो 8 पॉइंट प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, which he has announced on today, what does it mean? It means nothing. It means nothing because just to begin with, there is no money. You take for instance education. No, but he has got $100 billion as a foreign reserve. He has got as foreign reserves. Yeah. But at the same time, there is a huge fiscal deficit. Yeah. And I will tell you on education, for instance, you see India is now among the 28 most illiterate countries in the world, according to UNESCO. And this whole South Asia is the most illiterate region in the world, more illiterate than Africa. And however, you see, I raised this question in Parliament, and the minister replied to me that yes, it is true, we don't have sufficient money, and I'm approaching the Finance Ministry and the Planning Commission to give us more money. There is no money. And you see, or at least even if there is money, government under the new policies of privatization, commercialization, liberalization is not putting money. No, don't you think? No, don't get bogged down to this commercialization. Sarv Shiksha Abhiyan is entirely different. It is for basic education. Is something on which I am dealing myself
personally, as a member of the standing committee, education for all is not going anywhere. But I will sir, tell you, it has I will- already started in all the states. Oh, you see, 2 years back, Yeah. we passed the constitution amendment to एक line provide बताऊं? education for all. I will just clarify this. We passed the constitution 2 years back. We passed the constitution amendment, and now you see, it's up to now it is not implemented. Why is not implemented? Because a law, according to the minister, a law has to be brought out in parliament to implement the Sir, constitution. what I am So far, asking- there is no law. No, no, आप जो बात कर रहे हैं, मैं एक ही क्या सवाल आपसे पूछना चाहता हूं या इनसे जानकारी चाहता हूं। ये सारा का सारा यदि 6 साल में देश स्वर्ण युग में पहुंचने जा रहा है, चांद पर पहुंचने जा रहा है, तो जो इंटरनेशनल जो अभी निकला है सर्वे, उस सर्वे में जो भारत 4 साल पहले भारत का स्थान 124वां नंबर था, आज भारत का स्थान डेवलपिंग कंट्री में नीचे आकर के 127वां तक पहुंच गया है। 3 डिग्री नीचे क्यों चला गया? नहीं, मैं देखिए, ये सारा देखिए ना, ये सारा चीज जो बतला रहे हैं कि कुल मिलाकर के है कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं। तो देश को आगे ले जा रहे हैं तो 124 के बजाय 3 सीढ़ी नीचे क्यों चले आए? जी, मेन चीज ये है। फिर मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के तो हम मंत्री थे कम्युनिकेशन का, तो आप कह रहे हैं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हो रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट में नीचे जा रहा है। अब ये नहीं बतला रहे हैं डॉक्टर साहब कि क्या कहते हैं 17,000 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया सरकारी खजाने से रेलवे सेफ्टी के नाम पर, तो रोज रेलवे एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? रेलवे देखिए एक्सीडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक्सीडेंट इसलिए दुनिया मेरा के कहने हर का मतलब रेलवे है, में। ये नहीं है कि नहीं, इंडिया में ही हो रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को सिर्फ प्लस पॉइंट ही नहीं बतलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को पहले होता था हर मिनिस्ट्री का 1 लाइन 2 लाइन, एक ही लाइन लिखो कि एग्रीकल्चर में हम ये करने जा रहे हैं, एजुकेशन में हम ये करने जा रहे हैं, नरसिम्हा राव तक ये करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये करने जा रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब का डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में एक बोले हैं, एक लाइन। मैं पहली बार, मैं बोलने से नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट के संबंध में मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार जो है संवेदनहीन है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है। काम भले हो। देखिए इस पूरी बहस की जो मंशा है, इट्स नॉट कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज सेड नथिंग। हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो फोकस एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट में कितना काम किया है? जी देखिए, क्यों नहीं बतलाया प्रधानमंत्री को? हाँ, वो तो ठीक है, आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में तो फोकस बहुत ज्यादा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन लाल किला से फोकस नहीं है। About education, you see, Prime Minister has announced a plan 2 years ago, Northeastern plan for education. Falero sir, in this budget, it has been cancelled. What we are discussing and what No, it has not been cancelled. It has been cancelled in this budget. Falero The figures are there. sir, what we are discussing, the total fee of the election, this 15th August lecture of the Prime Minister. This philosophy is all right, but what we are complaining is that the other parts of this philosophy, the country's ministries, country's people, country's culture, which is included always in the lecture, has not included. महिला है, वोमेन के संबंध में, महिला बिल के बारे में चुप है, बोले हैं, आज भी बोले हैं महिला के विषय में जी कि बोले हैं जी नहीं, जो चीज पास कराना चाहेंगे वो पास करा लेंगे, लेकिन जो पास नहीं कराना चाहेंगे तो 2 पार्टी विरोध कर रही है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव विरोध कर रहा है, इसलिए नहीं। महिला विधेयक के बारे में जो उन्होंने कहा कि दोहरी सदस्यता वाला मामला है, लेकिन मूलतः राजनीतिक रूप से यू हैव कम हियर ऑन दैट इश्यू। डू यू एग्री विद दैट फॉर्मूला? देखिए, ऑल द पार्टी, सुनिए मैं बतलाता हूं, मैं मीटिंग में था, लीडर्स की मीटिंग में जी, सारे पार्टी के लोग इस बात पर सहमत हैं कि 2026 तक लोकसभा का सीट बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए कम से कम 1/3 सीट इसी बहाने बढ़ जाएगा। 1/3 सीट बढ़ा दो और वो महिला के लिए रिजर्व कर दो, और उसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के जो महिला हैं उनका आरक्षण हो जाए। सारी की सारी पार्टी के लोग इस पर एक सहमत थे और ये प्रपोजल आया था। But Prime Minister has announced today a very important thing, that most of the member parliaments agree or the parties agree on dual seats. No. That 1/3 of the party. But that's what he said. This is no announcement. This is just a statement. Yeah. You see, it doesn't mean anything. So what is he going to do? Thakur sir? No, he is going to take the consensus of all the political parties. जहाँ consensus लेकिन होगा, उन्होंने कहा है कि इसको हम implement कर देंगे। जी, नहीं, उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात बताइए भाई साहब जी, कि एक लोकसभा के सीट पर हमको मिलेगा जितना पैसा, तो 3 लोकसभा के सीट पर एक महिला बनेगी, उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा जी।
और उसको भी उतना ही काम करना पड़ेगा। ये जस्टिस है क्या? तो एरिया तो कम हो जाएगा। एरिया तो नहीं होगा, एरिया बढ़ जाएगा। चलिए फिलहाल साहब, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मेरे पास एक मिनट सब आप लोगों के लिए। मुझे टोटलिटी में बता दीजिए कि 56 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आज कहा, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? आर यू सेटिस्फाइड व्हाट ही सेड टुडे on 15th August after 56 years? This is the saddest speech ever made by a prime minister from the ramparts of Red Fort. It has no vision, it has no substance, and it really shows that the prime minister is despondent and it does not know how to go about. पासवान साहब, मेरा तो इतना ही है कि 5 साल के बाद कोई उपलब्धि प्रधानमंत्री के पास में कुछ है नहीं, बोलने के लिए उनके पास में था नहीं, इसलिए उन्होंने जो पहले के वादा थे उनका तो उन्होंने चर्चा नहीं किया। लोगों को दिखला दिया गया कि अब तुमको ले चलेंगे चंद्रलोक में ले चलेंगे। अब हम लोग चंद्रलोक का इंतजार करें 20 साल के बाद। जी प्रधानमंत्री जो भी चीज़ करना चाहते हैं, बाकी समय जो है इस सरकार की, उसके विषय में उन्होंने इंगित किया है उसकी ओर, और हम समझते हैं कि सारी जो उनका जो पॉलिसी स्टेटमेंट आज है, इस पर काम करीब शुरू है, सब पर काम शुरू है। हम समझते हैं कि अगर तेजी से काम करें तो इसी 1-1.5 साल में सारा काम इसमें हो जाएगा, जिसके बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग रहेंगे 1.5 साल तक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लहरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पासवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी और बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कदम से कदम मिला करके चलना है, और 56वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई जैन टीवी की ओर से और जैन टीवी के साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।